संघर्ष ही जीवन है, यानी जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। इस सृष्टि में छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक सभी किसी न किसी रूप में संघर्षरत हैं। हमें तरह तरह के संघर्षों का सामना आए दिन करना पड़ता है और इनसे जूझना पड़ता है। बिल्कुल, एक मनुष्य संघर्षों से लड़कर ही सोने के समान चमक उठता है। उसका व्यक्तित्व भी संघर्षों के कारण ही निखरता है। जिसे जीवन में सब कुछ बिना परिश्रम किए मिल जाए, उसे जीवन के सच्चे मायने पता ही नहीं चल पाते। जब हम संघर्ष करते हैं तभी हमें अपनी ताकत का पता लगता है और इसी से आगे बढ़ने का हौसला, आत्मविश्वास मिलता है और हम अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और आइए हेलो इंडिया में सबसे पहले देखते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी विशेष खबरें। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 और केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को दिया जा सकेगा विस्तार। लोकसभा से पहले ही ये दोनों विधेयक पारित हो चुके हैं। लोकसभा में 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर हुई चर्चा। विपक्ष ने सरकार के वित्तीय लक्ष्यों को न हासिल किया जा सकने वाला स्वप्न बताया और एयर इंडिया विनिवेश को लेकर पक्ष विपक्ष में तकरार हुई। 12 निलंबित सांसदों के मुद्दे को लेकर उच्च सदन में शीतकालीन सत्र के 12वें दिन भी गतिरोध बना रहा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विरोध कर रहे सांसदों से अपील की और जनता से जुड़े अहम मुद्दे उठाना सदस्यों का हक है, उन्हें अपना दायित्व निभाने से ना रोका जाए। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस ने फिर उठाया यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मुद्दा। सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन बोले, सरकार क्यों नहीं बनाती इसको लेकर नीति। कई देशों में यूबीआई लागू होने की बात भी उन्होंने कही। अब प्रीति, संसद के बाद अब बात कर लेते हैं देश भर की। वाराणसी के स्वरवेद महामंदिर धाम के 98वां वार्षिकोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को जन आंदोलन बनाने की उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि इसके फायदे के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी मॉडल की तर्ज पर अपने प्रदेश को भी सभी मुख्यमंत्री बेहतर बनाएं। संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि विधायिका जनता के प्रति जवाबदेही, शासन की निगरानी, कार्यपालिका पर नियंत्रण और सरकार की नीतियों की समीक्षा सुनिश्चित करें। हम बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाएं, जनता की आशाएं, अपेक्षाओं को पूरा करें और उनमें भरोसा पैदा करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठनों के उत्पादों को सैन्य बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा। उन्होंने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के 6 समझौते भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की 7 कंपनियों को सौंपे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत नई दिल्ली में डीआरडीओ भवन में आयोजित समारोह में ये उत्पाद सौंपे गए। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ आज वर्तमान के साथ साथ भविष्य के खतरों पर भी विचार कर रहा है और कई ऐसी तकनीकों के साथ आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में सामरिक रूप से अहम चारधाम राजमार्ग परियोजना के तहत बन रही सड़कों को 2 लेन तक चौड़ी करने की मंजूरी दे दी है। करीब 900 किलोमीटर लंबी चारधाम सड़क परियोजना सामरिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी लागत करीब 12,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के 4 पवित्र शहरों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और
बद्रीनाथ को हर मौसम में संपर्क प्रदान करना है। देश भर में ओमिक्रॉन के कुल 49 मामले हो गए हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए केस मिले। इसके साथ ही राज्य में कुल मामलों का आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया है। दिल्ली में 4 और नए केस ओमिक्रॉन के मिले हैं और राजधानी में अब तक 6 केस मिल चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी तक समुदाय में नहीं फैला है और स्थिति नियंत्रण में है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 134 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश की 55% से अधिक पात्र आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश ने कोविड से निपटने में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हर घर दस्तक अभियान ने कोविड के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई को और भी मजबूत किया है। मंगलवार को गीता जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने गीता पर दिए हाल ही में अपने भाषण भी साझा किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी गीता जयंती की बधाई दी और कहा कि गीता संपूर्ण मानवता के लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति की अमूल्य मार्गदर्शक है। और आइए अब बात कर लेते हैं चारों कोनों से राज्यों से आ रही बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले पर जानकारी मांगी है। साथ ही शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों के परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कल आतंकियों ने श्रीनगर के पंथा चौक में सशस्त्र पुलिस बल के बस पर हमला किया था, जिसमें एक एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 12 पुलिसकर्मी घायल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में विजय पर्व के समापन समारोह में देश के विभिन्न इलाकों से लाई गई मिट्टी के मिश्रण को माथे से लगाया। उन्होंने बांग्लादेशी मुक्ति योद्धा और रिटायर्ड सेना अधिकारियों से मुलाकात की, जिन्होंने 1971 के युद्ध में संघर्ष किया था। महाराष्ट्र में बीजेपी ने नागपुर सहित राज्य विधान परिषद की 6 सीटों में से 4 पर जीत हासिल कर ली है। वहीं शिवसेना ने अकोला, बुल्ढाणा, वाशिम सीट पर जीत दर्ज की। कर्नाटक विधान परिषद की 25 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 12 सीटें जीतकर विधान परिषद में भी बहुमत हासिल कर लिया है। कांग्रेस को 11 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। वहीं एचडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर को महज 1 सीट पर ही जीत मिल पाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के डोरी ढोक में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी के पास से हथियार मिले हैं। फिलहाल सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद से ठंड में इजाफा हुआ है। नदियां और झीलें जमने लगी हैं। पूरा प्रदेश शीत लहर की चपेट में है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश, बर्फबारी की संभावना जताई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पर्यटन सचिवों और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कोरोना महामारी के बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बेहतर बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान किया है। काशीपुर में महिलाओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड नवनिर्माण में महिलाओं का अहम योगदान होगा। लखीमपुर हिंसाकांड में एसआईटी ने कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट को लखीमपुर हिंसाकांड को सोची समझी साजिश बताया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र टेनी के खिलाफ दर्ज धाराएं भी अब बदल दी गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने गोवा यात्रा के दौरान पार्टी के नाम को एक नई संज्ञा दी है। ममता बनर्जी ने बताया कि टीएमसी का मतलब टेंपल, मॉस्क और चर्च है। दक्षिण कश्मीर में 7 अतिरिक्त जीवाश्म स्थलों की खोज की गई है। अनंतनाग में एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित साइट में विभिन्न पैलियोजोइक जीवों के जीवाश्म मिले हैं। यहां अलग अलग तरह के इच्नोफॉसिल और मिट्टी की दरार वाले पत्थर भी मिले।
और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। चीन में डेल्टा स्ट्रेन के मामलों के बीच ओमिक्रॉन का दूसरा केस भी मिला है। इसे डेल्टा स्ट्रेन का सब लाइनेज AY4 बताया गया है। इस केस के बाद चीन के पूर्वी प्रांत में लाखों लोगों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि टेक्नोलॉजी हमेशा दुधारी तलवार रही है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2021 के उद्घाटन भाषण में वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने प्रगति के नए रास्ते तो खोले हैं, ज्यादा खतरे और संवेदनशीलताएं भी पैदा की हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस मसौदे प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया जिसमें जलवायु परिवर्तन को वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से जोड़ने की बात कही गई है। भारत ने तर्क दिया कि ये कदम ग्लासगो में कड़ी मेहनत से किए गए सर्वसम्मत समझौते को कमजोर करने का प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम उठाने और जलवायु न्याय की बात आती है तो भारत सबसे आगे रहता है, लेकिन सुरक्षा परिषद इनमें से किसी भी मामले पर चर्चा करने का स्थान नहीं है। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के पास समुद्र में रिक्टर पैमाने पर 7.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिसके बाद मौसम विज्ञान एजेंसी ने संभावित सुनामी का अलर्ट जारी किया है। भूकंप का केंद्र समुद्र में 18.5 किलोमीटर की गहराई पर था और ये स्थान मोमेरे शहर से करीब 112 किलोमीटर दूर है। इंडोनेशिया 27 करोड़ लोगों की आबादी वाला एक विशाल द्वीप समूह है जहां अक्सर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी का खतरा बना रहता है। और प्रतिबिंब, अब तमाम बड़ी खबरें हमने देखी। ठीक बात है, और अब आज की गतिविधियों पर डाल लेते हैं एक खास नजर। आज की बड़ी गतिविधियों की बात करें तो आज लोकसभा की कार्यसूची में मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर नियम 193 के तहत अल्पकालिक चर्चा लिस्टेड है। अधीर रंजन चौधरी और सौगत रॉय समेत विभिन्न दलों के सांसद अपने विचार और सुझाव इस चर्चा के दौरान रखेंगे। महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी जिक्र होगा। वहीं आज राज्यसभा के एजेंडे में देश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हालात पर अल्पकालिक चर्चा शामिल है। साथ ही राज्यसभा में नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 पर भी विचार होगा। लोकसभा से विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा भी जारी रहेगी। अनुपूरक अनुदान मांगों की मंजूरी के बाद पेश किया जाएगा विनियोग विधेयक और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आज ढाका के लिए रवाना होंगे। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद के साथ ढाका में एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक करेंगे, जिसमें दोनों देशों के आपसी हित के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमन से भी वो मुलाकात करेंगे। लोकसभा के विदेश मामले संबंधी समिति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति और अप्रमुख कानून संबंधी समितियों की बैठक भी आज संसदीय सौध में होगी। आज राज्यसभा की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति की बैठक भी होनी है। इसके अलावा कॉमर्स कमेटी, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति की बैठकें भी आज संसद भवन परिसर में आयोजित होंगी। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते हम आपको छोड़े जाते हैं काशी की गंगा आरती की झलकियों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास भी।
संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर। संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, राष्ट्र से क्या वास्तव सिक्योरिटी, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आज सुबह 10 बजे संसद टीवी पर। क्या होता है इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट? लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट का रोल बहुत बड़ा है। यह डिपार्टमेंट ही प्रोसीडिंग्स के दौरान सदन में बैठे हर मेंबर तक किसी भी भाषा को इंटरप्रेट करके पहुंचाता है, फिर चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो। भाषाओं से सजी हमारी संसद में देश के कोने कोने से सांसद चुनकर आते हैं और इस तरह मिनी इंडिया के बीच भाषाओं की दूरी को कैसे मिटाया जाए, यह देखने का काम इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट या भाषांतरण विभाग का होता है। 7 सितंबर 1964 को पहली बार इंटरप्रिटेशन की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में हिंदी से अंग्रेजी में भाषांतरण होता था। उसके बाद कुल 22 भाषाओं में भाषांतरण होने लगा। पार्लियामेंट सेशन के बाद भी यह डिपार्टमेंट उतना ही एक्टिव होता है जितना और दिनों में। संसद में मौजूद कुछ खास डिपार्टमेंट के लिए भी यह विभाग काम करता है, जैसे स्टैंडिंग कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज, स्पीकर ऑफिस में, लोकसभा अध्यक्ष की बैठकों में, फॉरेन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस की मीटिंग में और सेमिनार्स और एडवाइजरी कमेटीज की बैठकों में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब भी अपनी मनपसंद भाषा में सदन में बात रखनी होती है तो उनको कुछ नियम मानने पड़ते हैं। अपनी मनपसंद भाषा में बोलने के लिए एक सांसद को नोटिस देना पड़ता है। संसद में आधे घंटे पहले सांसद देते हैं नोटिस। प्रश्नकाल में चर्चा में भाग लेने के लिए सांसद को एक दिन पहले इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है। अपनी मनपसंद भाषा में बोलने के लिए सांसद को लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लेना अनिवार्य है। खास बात यह है कि इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन में काफी अंतर है, इसलिए आप दोनों को एक ही समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि इंटरप्रिटेशन साथ साथ होता है जबकि ट्रांसलेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंटरप्रिटेशन में एक अर्थ का अनर्थ हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेशन में आपके पास सोचने का पूरा समय होता है। राजनीति की बात हो या हो अर्थनीति का विश्लेषण, विदेश नीति की चर्चा हो या समाज के जज्बात पर हो बात, हर भारतीय को जोड़कर देते हैं आवाज देश की। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़ा इतिहास और आपको बताते हैं इतिहास के पन्नों में 15 दिसंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 15 दिसंबर वर्ष 1832 में अलेक्जेंड्रे गुस्ताव एफिल का जन्म फ्रांस में हुआ। वे एक फ्रांसीसी सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने फ्रांसीसी रेलवे नेटवर्क के लिए विभिन्न पुलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर के निर्माण के लिए जाना जाता है, जिसे पेरिस में वर्ष 1887 से 1889 के बीच यूनिवर्सल एक्सपोजर के लिए बनाया गया। इसके साथ ही उन्हें न्यूयॉर्क में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के निर्माण में भी उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। 15 दिसंबर वर्ष 1950 में वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल का निधन हुआ। वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पहले 3 वर्ष वे उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना मंत्री रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पटेल ने करीब 500 से भी ज्यादा देसी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव रखी। इसी उपलब्धि के चलते उन्हें सरदार पटेल, लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। वर्ष 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
15 दिसंबर वर्ष 1976 में समोआ देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया गया। वर्ष 1962 में समोआ न्यूजीलैंड से स्वतंत्र हुआ। यह देश दक्षिणी प्रशांत महासागर के समोआई द्वीप के पश्चिम भाग में स्थित है। समोआ के दो मुख्य द्वीप उपोलू और सवाई ई पोलिनेशिया में सबसे बड़े द्वीपों में से एक हैं। समोआ वासियों के समुद्री कार्य संबंधी योग्यता के कारण 20वीं सदी से पहले अमेरिकी समोआ सहित पूरे द्वीप समूह को नाविकों का द्वीप कहा जाता था। इतिहास की बात तो हो गई है, अब थोड़ा सा स्वास्थ्य की बात भी कर ली जाए। बिल्कुल। और जब सेहत के सेगमेंट के आज हम क्या खास इसमें लेकर आए हैं आपको बताते हैं। हम जानते हैं कि प्रतिबिंब स्वस्थ शरीर अगर है तभी हमारा दिमाग, हमारा मन, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। ठीक बात है। इसीलिए हम ये सेगमेंट सेहत से जुड़ा आपके लिए लेकर आते हैं। अब बात चाहे योग की हो, न्यूट्रिशन की हो, आपकी मानसिक सेहत की बात हो, हम एक्सपर्ट के जरिए स्वास्थ्य से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। आज हम बताएंगे कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उन्हें क्या खिलाएं और क्या न खिलाएं। छोटे बच्चे हों या बड़े, कब्ज की समस्या सभी को हो सकती है और ये सच है कि जब वयस्क लोग कब्ज से परेशान होते हैं तो अपनी समस्या के बारे में दूसरों से बता देते हैं, लेकिन जब बच्चों को कब्ज के लक्षण महसूस होते हैं तो वो किसी को बता भी नहीं पाते। अगर बच्चों को ये समस्या हो तो क्या करें, जानते हैं एक्सपर्ट से। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन पे, कब्ज पे। तो खाने में क्या ध्यान रख सकते हैं? देखिए, आपको खाने के अंदर आपको पपीते का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। आप केले का सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा आप जितनी हो सके हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा लें। हरी सब्जियां ही नहीं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप सुबह आलू से भरी हुई रोटी ले सकते हैं। लंच के बाद आलू से भरी हुई आप रोटी ले सकते हैं, या फिर शाम को उबले आलू की चाट भी ले सकते हैं। बट जब मैं चाट की बात कर रही हूं तो आपको कोई उसको डीप फ्राई करके नहीं लेना है। जैसे उबले हुए आलू होते हैं, उसमें से थोड़ा प्याज डाल लिया, थोड़ा सा उसके अंदर अदरक डाल लिया, थोड़ा सा उसमें लहसुन डाल लिया, उसके अंदर आपने थोड़ा सा टमाटर डाल लिया। इस तरीके से आप उसकी चाट ले सकते हैं, बिकॉज आलू भी आपके पेट के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप चावल का भी सेवन कर सकते हैं, बिकॉज जो चावल होता है वो आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो चावल भी आप लंच या डिनर में ले सकते हैं और उसको दाल के साथ लीजिए। देखिए, और कौन सी गलती जो हम कॉन्स्टिपेशन के दौरान करते हैं, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा चाय पीने लग जाते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सेस में फाइबर खाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फाइबर इंटेक कीजिए, प्रोबायोटिक खाना खाइए, बट उसकी भी मात्रा का आप ध्यान रखिए। जैसे कि अगर आपको पपीता लेना है तो 1 से 2 बाउल लीजिए, केला लेना है तो 1 से 2 केले लीजिए। और उसके अलावा आप खाने में एक बड़ी ही मैजिकल चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी सब्जी तैयार हो जाए तो अनियन, जो आपका प्याज होता है, उसका पाउडर मिलता है, या आप उस पाउडर को घर में बना सकते हैं। तो आधा चम्मच अपनी सब्जी में ऊपर से डाल लीजिए और आप देखेंगे आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आपके घर में बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको भी अदरक की थोड़ी थोड़ी सी चाय दे सकते हैं। बच्चों की डाइट में केलों को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा बच्चों को आप मांड भी दे सकते हैं, जैसे मांड का बना हुआ सूप दे सकते हैं, मांड से गूंदा हुआ आटा दे सकते हैं। और बच्चों की डाइट में चावल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, ताकि बच्चों को भी अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उनको भी उससे निजात मिले। प्रीति, अगर फाइबर की बात करें तो कच्ची सब्जियों में और फल में ये फाइबर बहुत मिलता है और सबसे ज़्यादा अनुकूल है कच्ची सब्जियों के लिए और फलों के लिए ये सीज़न। इसमें मूली मिलती है, गाजर मिलती है, शलगम मिलता है, ऑरेंजेस मिलते हैं और सभी हरी सब्जियां भी है। ठीक बात है। और तमाम जो है हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। और बिल्कुल, और इसके साथ सर्दियों में एक चीज़ होती है कि पानी लोग कम पीते हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि सर्दियों में पानी की ज़रूरत हमें और ज़्यादा होती है। इसलिए खाने का तो ध्यान रखें ही, पानी भी भरपूर मात्रा में पिए और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद 10 बजे आप देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम संसद में आज। सुबह 11 बजे से संसद से सीधा प्रसारण
लाइव होगा हाउस प्रोसीडिंग्स, हम आपको दिखाएंगे। रात 8 बजे देखिए दिन भर की बड़ी और अहम खबरों पर आज की खबर। और समसामयिक विषय पर हमारा खास कार्यक्रम रात 8:30 बजे, मुद्दा आपका। 9 बजे आप देख सकते हैं लॉज दैट शेप्ड इंडिया और 9:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। और 10 बजे हाउस हाइलाइट्स। रात 10:30 बजे देखिए सदन दिन भर। रात 11 बजे देखिए लोकसभा से जुड़ा क्वेश्चन आवर और 12 बजे राज्यसभा का प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर आप देख सकते हैं। और इसी के साथ हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही। अब मुझे और प्रतिबिंब को दीजिए इजाजत। कल 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। नमस्कार। No force can stop the change